नहीं है। इसी कारण पलायन भी हो रहा है। पलायन का मूल कारण यही है कि उन लोगों को वहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं थी उस चीज़ को दूर कर उसका कोई लाभ उन्हें नहीं मिला। और देखा जाए तो केवल राजनीतिक लाभ के अलावा मैं समझता हूँ उत्तराखंड के राज्य के गठन में लोगों ने कोई और इसके अलावा कुछ नहीं पाया है। मतलब कि हमारे जितने भी पर्वतीय नेता थे, सोच हमारी ये थी कि वहाँ पर वो लोग लड़ेंगे, वहाँ की जनताओं की भावनाओं को उठाएंगे और विकास करेंगे। परंतु समस्या ये हो गई कि नेता वही नेतागण अब उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ऐसे में ये सवाल उठता है कि जिन उद्देश्यों के लिए उत्तराखंड की स्थापना की गई थी या जिन आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड के लिए आंदोलन किया था, उससे इन 25 सालों में उत्तराखंड की जनता को क्या मिला और उसने क्या खोया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मनोज अग्रवाल जी। इनसे जानेंगे इन सवालों के जवाब। मनोज अग्रवाल जी। धन्यवाद विनोद जी। सन 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ। उससे पहले हमारे बहुत से आंदोलनकारियों ने अपनी जान भी अपना जान न्यौछावर की इस विषय में कि इस उत्तराखंड राज्य के गठन के संदर्भ में, और काफ़ी लोगों ने इसमें भाग लिया। और साथ साथ में इसमें ये था, इस कार्यक्रम के लिए, ये उत्तराखंड बनाए जाने के लिए, उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए ये विचार था, लोगों का जो एक स्वप्न था कि उत्तराखंड राज्य का गठन होगा। इसमें पर्वतीय समाज का, पर्वतों का, जैसी हमारी यहाँ की भौगोलिक स्थिति है उस हिसाब से यहाँ पर हम लोगों को कुछ सुविधाएं मिलेंगी, रियायतें मिलेंगी और कुछ राजनीतिक लोग हमारे मध्य के होंगे और छोटे छोटे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी, विधायक की सीटें होंगी, जिससे यहाँ पर विकास हो सकेगा। लेकिन पंडित नरेंद्र तिवारी जी के उपरांत उनकी तो विचारधारा केवल एक विकास की रही, एक मुख्यमंत्री के रहते हुए। उसके उपरांत या उनसे पहले, उनके बाद में कोई भी, मैं किसी भी पार्टी विशेष के रूप में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक बात देखा जाए भौगोलिक स्थितियों की, परिस्थितियों को देखते हुए, तो हमारे पहाड़ आज खाली हो रहे हैं। सब लोग मैदान की तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि वहाँ पर उन लोगों को कुछ सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध नहीं कराई। अच्छा, पलायन की आपने बात करी तो मैं एक सवाल जरूर आपसे पूछूंगा कि जिन नेताओं ने उत्तराखंड से पलायन को समाप्त करने का आश्वासन दिया, वो चाहे किसी भी दल के हों, वो खुद चुनाव लड़ने के लिए पहाड़ छोड़ करके मैदान में आ गए। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि ये पलायन के नाम पर उत्तराखंड की जनता को छला जा रहा है? बिल्कुल छला जा रहा है। बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारे जितने भी पर्वतीय नेता थे, सोच हमारी ये थी कि वहाँ पर वो लोग लड़ेंगे, वहाँ की जनताओं की भावनाओं को उठाएंगे और विकास करेंगे। परंतु समस्या ये हो गई कि नेता वही नेतागण अब अपनी अपनी सीटें छोड़कर, अपने अपने मूल निवासों को छोड़कर और प्लेन की ओर भाग रहे हैं और प्लेन की सीटों पर लड़ रहे हैं और अपना धरातल यहाँ पर वो देख रहे हैं। और पता नहीं उन लोगों का क्या है कि अब जैसे यह भी बहुत देखा होगा आपने भी पहले भी कि काशीपुर में भी बहुत से लोगों ने, बाहरी लोगों ने यहाँ पर चुनाव लड़े, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। सफलता वहीं मिलती है जहाँ मेरा धरातल होगा। धरातल मेरा जहाँ मूल निवास है वहाँ का है। वहाँ पर की समस्याओं को देखना होगा, वहाँ की जनता को समझना होगा, वहाँ के लोगों की भौगोलिक स्थितियों को समझना होगा, वहाँ का विस्तार करना होगा, वहाँ पर विकास करना होगा। तो इसके मायने ये हैं कि जिस जनता के लिए उत्तराखंड राज्य बनाया गया, उस जनता को तो लाभ नहीं मिला, तो आखिर इसका लाभ मिला किसको? अब देखिए, जनता को तो दोनों हाथ खाली हैं। आज अगर देखा जाए तो कौन सी सुविधा ऐसी है जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में है? कोई पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं है। इसी कारण पलायन भी हो रहा है। पलायन का मूल कारण यही है कि उन लोगों को वहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं थी उस चीज़ को दूर कर उसका कोई लाभ उन्हें नहीं मिला। और देखा जाए तो केवल राजनीतिक लाभ के अलावा मैं समझता हूँ उत्तराखंड के राज्य के गठन में लोगों ने कोई और इसके अलावा कुछ नहीं पाया है। मतलब आपका सीधा सा मानना है कि जनता की अपेक्षा इसमें नेताओं का ज्यादा फायदा हुआ? राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्तियां हुई हैं, जनता के आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाई। अच्छा, चूंकि आप का मूल स्थान काशीपुर है, काशीपुर में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद विकास की क्या स्थिति है? देखिए, मैंने अभी पहले भी निवेदन किया कि पंडित नरेंद्र तिवारी जी जब तक राजनीतिक पारी अपनी खेल रहे थे,
उनकी विचारधारा जो सोच थी वो विकास की थी, विकास परक सोच के साथ में वो आए और उन्होंने इस बात को कभी ध्यान नहीं दिया कि ये भाजपा यहाँ पर है, कांग्रेस यहाँ पर है। उन्होंने सब दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर विकास को आगे बढ़ाया और उनके उपरांत बिल्कुल विकास जहाँ तक है वो खाली काशीपुर का ही नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड का जो विकास है वो बिल्कुल रुका हुआ है। और इस चीज़ को हर व्यक्ति को समझना होगा, हर राजनेता को समझना होगा, उसके ऊपर दृष्टि करनी होगी। तो मनोज जी, आपका ये मानना है कि उत्तराखंड राज्य बनने के 25 साल बाद भी जनता आज वहीं की वहीं है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। ये तो आपने बताया कि उत्तराखंड राज्य के 25 सालों बाद यहाँ की जनता अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है, लेकिन आप चूँकि एक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो आप क्या सुझाव दे सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य बनने की जो अपेक्षाएं थी वो पूरी हो सके? देखिए, सबसे पहले आवश्यकता जो है मूल रूप से हमारे पर्वतीय क्षेत्र में बार बार दैवीय आपदाएं आती हैं, जिसके कारण धन हानि, जन हानि बहुत होती है। उसके लिए हमें पूर्व से ही तैयार रहना होगा। उसके लिए कोई ना कोई इस टाइप के हमें कदम उठाने होंगे जिससे हम उन आपदाओं से भली भांति निपट सकें। अच्छा, विकास की बात अगर हम करें तो कहा जाता है कि पर्वतीय इलाकों में काफ़ी विकास हो रहा है, ख़ास तौर से सड़कों को लेकर के, और उसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ों को काटना भी पड़ रहा है। इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, खाली सड़कें बना लेने से कनेक्टिविटी तो जरूर हमारी जुड़ जाती है, लेकिन उससे आम जनमानस को क्या लाभ हो रहा है? अगर आम जनमानस को उससे कोई लाभ हो रहा तो वो नीचे पलायन क्यों करता? उसको आर्थिक रूप से भी वहाँ पर आवश्यकता है। उसको वहाँ पर जब ये दैवीय आपदाएं झेलता है, उसकी आर्थिक हानि होती है, तो उसको मजबूरन नीचे आना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जब तक विकास नहीं होगा, जब तक वहाँ पर उन लोगों को रोज़गार नहीं मिलेंगे, तो जब तक किस प्रकार से वहाँ पर वो लोग रुकेंगे? अब इस केवल सड़क निर्माण के नाम पर अनियंत्रित रूप से पहाड़ों को काटा जा रहा है, वनों को काटा जाएगा और सड़कों की कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। कनेक्टिविटी भी आवश्यक है, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि हमें हर दूर से दूर क्षेत्र में भी हमारी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में उन लोगों के लिए रोज़गार भी उपलब्ध होने चाहिए। हाँ, ये रोज़गार का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है। रोज़गार के साथ पर्वतीय क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य, ये भी अपने आप में एक महत्व है। तो आप कहाँ तक मानते हैं कि 25 सालों में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बिल्कुल कोई सुधार नहीं हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्रों में आप देखेंगे कि हर जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पर डॉक्टरों की कमी को बार बार उजागर किया जाता है। बार बार लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये डॉक्टर नहीं है, आज ये डॉक्टर नहीं है। पहले जब काशीपुर में ही यहाँ पर सर्जन भी होता था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी होता था और फिजिशियन भी होता था, अन्य बहुत हर विभाग के डॉक्टर होते थे। आज वहाँ पर ले देकर गिन के जो है 1-2 डॉक्टर रह गए। इसी प्रकार की हालत जो है पूरे हर क्षेत्र में है। हर जगह हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स की कमी है। तो इसको जो है स्वास्थ्य के में तो बिल्कुल कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। और आर्थिक रूप से सुधार जब होता है जब वहाँ पर जाकर रोज़गार के लिए कोई व्यवस्थाएं हों और रोज़गार के लिए वहाँ पर हमारी कुछ इंडस्ट्रियाँ लगाई जाएँ, छोटे छोटे केंद्र बनाए जाएँ, जिससे लोगों का अपना व्यवसाय हो और उनके जो व्यवसाय जो वहाँ के अपने मूल व्यवसाय हैं उन लोगों को बढ़ावा दिया जाए। जहाँ तक शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी एक कौन सा यहाँ पर आकर स्कूल अब बन गए हैं, इंटर कॉलेज बन गए हैं, या नए नए कौन सी हमारी यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज बन गए हैं जिससे कुछ थोड़े बहुत लोगों को लाभ मिला है, लेकिन उससे हर जन तक जो शिक्षा जानी चाहिए थी वो तो अभी भी नहीं पहुँच रही है। ये कहा जाता है कि उत्तराखंड में जितने भी मुख्यमंत्री रहे उन्होंने इस राज्य का विकास किया, ये कहा जाता है। पार्टियां अपने अपने दावे करती हैं, लेकिन आपकी नज़र में अगर आपसे पूछा जाए तो अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें 10 में से 10 नंबर अगर देने को कहा जाए तो आप किस मुख्यमंत्री को 10 में से 10 नंबर देंगे या किसको कितने नंबर देंगे? देखिए, 10 में से 10 नंबर के हकदार केवल और केवल मात्र पंडित नरेंद्र तिवारी जी हैं, जिनकी विकास परक सोच के कारण
ये जितने भी सिटकुल बने हुए हैं, चाहे सितारगंज में हो, चाहे पंतनगर में हो, चाहे आपके रुड़की में हो, ये उन्हीं की सोच का देन है। उनकी ही सोच की वजह से ये सब क्षेत्रों में हमारे यहाँ महुआ खेड़ा में लगा हुआ है। तो ये सब जो है उनकी विकास की सोच थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियाँ लगी। आज उनके उपरांत इंडस्ट्रियाँ बंद तो हुई हैं, चालू कोई नहीं हुई है। अच्छा, ये तो नरेंद्र तिवारी जी की बात होगी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए दूसरे नंबर पर आप किसको मानते हैं? देखिए, दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो मैं फिर नंबर 2 पर रखना चाहूँगा खंडूरी जी को। एक ईमानदार स्वच्छ नेता की उनकी छवि थी और उन्होंने जो था परिवहन के रूप में भी बहुत अच्छा काम किया है और अपना कार्य का उनके ऊपर कोई भी व्यक्ति एक बार भी उंगली ये नहीं उठा सकता कि उनके कार्य प्रणाली में कि किस प्रकार से कार्य प्रणाली उनकी है।